हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, 12th क्लास केमिस्ट्री का लेसन रासायनिक बलगतिकी या हम कहें केमिकल काइनेटिक्स का आज छठा एपिसोड है। इसमें हम सीखेंगे बच्चों अणु संख्यता या हम इसको कहते हैं आणविकता, इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल थोड़े से समय में पूरा हो जाएगा। अणु संख्यता क्या होती है? अणु संख्यता कि अगर मैं कोई एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि NH4NO2, ये एक क्रिया कारक है और ये जो है उत्पाद में बदल रहा है। किसके अंदर? एक बन रहा है N2 और एक बन रहा है 2H2O। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कितने अणु भाग ले रहे हैं। क्रिया कारक का एक ही अणु भाग ले रहा है। देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्रिया कारक कितना है? एक। तो एक ही अणु भाग ले रहा है, तो इस अभिक्रिया की अणु संख्यता या आणविकता होगी बच्चों एक। इसकी अणु संख्यता कितनी होगी? अणु संख्यता होगी बच्चों एक। इसी तरीके से मैं एक और अभिक्रिया लिखता हूं। मैंने लिखा H2 प्लस I2, ये बना रहा है 2HI। अब इस अभिक्रिया में देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं। यहां पर H2 कितने भाग ले रहे हैं? एक। I2 कितने भाग ले रहे हैं? एक। दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए? दो। तो इस अभिक्रिया की अणु संख्यता है 2। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने लिखा 3KClO, ये टूटता है 3KClO3 में और प्लस 2KCl में। इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? देखो कितने हैं? 3। तो इसकी आणविकता होगी 3। अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिए ना, तो आपको परिभाषा आ गई क्या कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहते हैं। यहां पर एक अणु भाग ले रहा है तो अणु संख्यता 1, यहां पर 2 भाग ले रहे हैं तो 2, यहां पर 3 अणु भाग ले रहे हैं तो अणु संख्यता 3। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो मैं अब परिभाषा लिख रहा हूं अणु संख्यता की। क्या हुआ? परिभाषा हम लिख रहे हैं कि किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक जो कि परमाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रिया कारक परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को अणु संख्यता कहते हैं। अणु संख्यता कहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास परिभाषा आ गई बच्चों अणु संख्यता या आणविकता की कि किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयनों की संख्या। यहां पर हमने सारे अणु लिए, तो एक अणु है तो अणु संख्यता 1, यहां पर 2 अणु है तो अणु संख्यता 2, यहां पर 3 अणु है तो अणु संख्यता 3। तो ये एक बात क्लियर होगी बच्चों। ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पर प्राथमिक अभिक्रिया शब्द काम में लिया है, इसका क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, तो मैं बात करता हूं कि प्राथमिक अभिक्रिया का क्या मतलब है। ये देखो, अभिक्रियाएं जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक अभिक्रिया या इन्हें हम सरल अभिक्रियाएं भी कहते हैं। सरल अभिक्रियाएं, देखो प्राथमिक अभिक्रियाएं या सरल अभिक्रियाएं कौन सी होती है बच्चों? जो एक स्टेप में पूर्ण हो जाती है। जैसे मान लो कि H2 और I2 एक बार दोनों टकराए और टकरा करके उत्पाद में बदल गए। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाती है, उन्हें हम प्राथमिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, और प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु, अणु या आयन भाग लेते हैं ना, उनकी संख्याता को हम अणु संख्याता कहते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है? ये तो एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार कौन सा है कि यहां पर मैं थोड़ी सी 1-2 बातें मैंने और लिखनी है, तो मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं। दूसरी अभिक्रियाएं होती है हमारे पास जटिल अभिक्रियाएं, जटिल जिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो जटिल अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है। ठीक है,
कि इसका मतलब है कि पहले क्रियाकारक मिलकर के एक मध्यवर्ती बनाता है, फिर मध्यवर्ती आगे फिर कुछ बनाता है और फिर आगे जो है उत्पाद बनता है। तो अभिक्रिया जो है तीन तीन स्टेप में हो रही है। ऐसा नहीं है कि सीधा क्रियाकारक टकराए और उत्पाद बन गई, ये तो प्राथमिक अभिक्रिया है। लेकिन क्रियाकारक आपस में टकराए, एक मध्यवर्ती बना, ये मध्यवर्ती किसी दूसरे से टकराया, फिर एक मध्यवर्ती बना, फिर ये मध्यवर्ती किसी तीसरे से टकराया और फिर उत्पाद बना। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया तीन तीन स्टेप में पूर्ण हो रही है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे जटिल अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं उनको अपने जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर जो प्राथमिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर तो अभिक्रिया कोटि व आणविकता, अपने यहां पर नहीं ये बात लिखेंगे, इधर देखो यहां पर लिखते हैं क्या कि जब अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है ना, तो उनमें से वेग निर्धारक पद कौन सा होता है। इधर देखिए बच्चों कि मान लो मुझे यहां से यहां तक जाना है, पूरे बोर्ड तक की दूरी तय करनी है, मुझे यहां तक जाना है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले तो यहां से लेकर के जहां तक मैंने निशान लगाया, मैं बिल्कुल धीरे 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 जा रहा हूं, धीरे 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 जा रहा हूं, यहां तक पहुंच गया, ये एक स्टेप। और दूसरे स्टेप में जंप मार करके यूं एकदम से पहुंच गया। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी तो मैंने बहुत धीरे धीरे पद तय किए, ये तो मेरा कौन सा पद होगा, धीमा पद। और यहां से यहां तक एक स्टेप में पहुंच गया, ये मेरा कौन सा पद है, तीव्र पद। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको घरवाले कहते हैं कि बेटे ये दुकान से पास में से सामान लेके आना और जल्दी आना, तो आप बिल्कुल जाते हो, आराम से धीरे धीरे आते हो, धीरे धीरे आते हो, लेकिन गेट में जब इंटर करते हो एकदम तेज से इंटर करते हो, ठीक है, ताकि घरवालों को लगे कि बहुत जल्दी आया है, इसने तो बहुत जल्दबाजी की है। तो इसका मतलब जो बिल्कुल गेट वाला जो स्टेप है वो तो क्या है, तेज, और दुकान से जो आप घर तक आए वो क्या है, धीमा। तो अगर आपके वेग का निर्धारण करना होगा तो कौन से स्टेप से किया जाएगा, जो धीमा पद है, तीव्र वाले में तो पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो इसलिए वेग का निर्धारण जो है कौन से पद से किया जाता है बच्चों, धीमे पद से किया जाता है। तो ये अभिक्रिया जब एक से अधिक पद में पूर्ण होती है तो इसका जो वेग निर्धारक पद होगा, वेग निर्धारक पद जो होगा वो क्या होगा बच्चों, धीमा पद होगा। कौन सा होगा, धीमा पद होगा। धीमा स्टेप, जो स्लो स्टेप होगा वो वेग निर्धारक होगा। वेग का निर्धारण हम धीमे पद से करेंगे। ठीक है, और जो वेग निर्धारक पद होगा ना, इस वेग निर्धारक पद से हम क्या निकालेंगे, अभिक्रिया कोटि ज्ञात करेंगे। और जो अभिक्रिया कोटि ज्ञात करेंगे वही क्या होगी, आणविकता। क्या होगी, आणविकता। ठीक है, तो वैसे तो आणविकता जटिल अभिक्रियाओं में मान लो 3 पदों में पूर्ण हो रही है तो हर पद की अलग अलग आणविकता निकलती है। ठीक है, इसलिए जटिल अभिक्रियाओं में आणविकता ज्ञात करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, और जटिल अभिक्रियाओं की सिर्फ अभिक्रिया कोटि ही ज्ञात की जाती है। लेकिन अगर बात करें वेग निर्धारक पद में, तो वेग निर्धारक पद में अभिक्रिया कोटि और आणविकता जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बाकी और पदों में जटिल अभिक्रियाओं के जितने भी पद हो अभिक्रिया कोटि एक ही निकलती है, लेकिन आणविकता हर पद की अलग अलग निकलती है। लेकिन जो वेग निर्धारक पद होता है ना, उसमें अभिक्रिया कोटि और आणविकता क्या होती है, समान होती है। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं, मैंने लिखा कि 4HBr प्लस O2 अभिक्रिया करवाई और यह बन गया कि 2H2O और Br2। ठीक है, तो इसका अगर अभिक्रिया वेग व्यंजक लिखे ना, तो वेग व्यंजक बराबर आता है K और HBr और O2। ठीक है, अगर इसकी आणविकता देखें तो 4 अणु तो HBr के काम में आ रहे हैं, O2 का 1 अणु काम में आ रहा है, 5 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अलग अलग पदों में पूर्ण होती है इसलिए अलग अलग आणविकता निकलती है। और अभिक्रिया कोटि भी 4 और 1 5 होनी चाहिए, लेकिन देखो जो मैंने वेग व्यंजक लिखा है उसमें यहां पर घातांक 1 है, यहां पे घातांक 1 है, तो इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी है, 2। इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी है, जटिल अभिक्रिया है। ठीक है, तो जटिल अभिक्रिया का जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, इसका जो वेग निर्धारक पद होता है वो धीमा होता है। वेग निर्धारक पद की अभिक्रिया कोटि और आणविकता क्या होती है, समान होती है। और ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया। एक बात ध्यान रखना कि ये आणविकता जो है हम जटिल अभिक्रियाओं में ज्ञात नहीं करते, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, हर पद की अलग अलग निकलती है। तो ये बातें होगी बच्चों प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं की। चलिए, तो इस तरीके से अब आपको अणु संख्याता पता लगी कि जो अपने पास प्राथमिक अभिक्रिया है
उसी की ही हम आणविकता या अणुसंख्यता ज्ञात करते हैं, जटिल अभिक्रियाओं की ज्ञात नहीं करते। इसलिए मैंने यहां पर इस लाइन में लिखा है कि किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं, और ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये होगी आपके पास एक बात। अब मैं इसको कर देता हूं साफ। अब सुनिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। चलिए देखो बच्चों, क्या है कि आपके पास अणुसंख्यता जो है ना, उसके कुछ लक्षण लिखने हैं अपने को, अणुसंख्यता के गुण। एग्जाम्पल मैंने साफ कर दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। देखो आपके पास अणुसंख्यता की एक तो ये परिभाषा होगी। दूसरी बात, अब मुझे आप बताओ कि ये अणुसंख्यता का मान जो है वो सैद्धांतिक मान है कि प्रायोगिक मान है? अरे सैद्धांतिक है, हमने सिर्फ देखते लिख दिया कि H2 plus I2 gives to 2HI। हमने देखा इसका एक अणु आंसर लिख दिया 2। तो इसका मतलब हमने कोई प्रैक्टिकल तो किया नहीं, देखते ही लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अणुसंख्यता है वो एक सैद्धांतिक मान है। अणुसंख्यता क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी अणुसंख्यता 0 हो सकती है क्या? अरे ये क्रिया ऐसा हो सकता है कि अभिक्रिया और उसमें क्रियाकारक ही ना हो। अरे अणुसंख्यता 0 होने का मतलब है क्रियाकारक ही ना होना। तो ऐसी कोई अभिक्रिया हो ही नहीं सकती जिसमें क्रियाकारक ही ना हो। क्रियाकारक ही नहीं होंगे तो अभिक्रिया कैसे होगी? तो इसका मतलब है कि अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात भी होगी। देखो इसी तरीके से चौथा पॉइंट ये भी हो गया कि अणुसंख्यता जो है वो कभी भी ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। आप कह सकते हो कि H2 के मोल -1 है। -1 कौन सा होता है भाई? ठीक है, संख्या तो प्लस में ही आएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास अणुसंख्यता है वो सदैव क्या होती है? धनात्मक ही होती है। धनात्मक होती है, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होती। और पांचवा पॉइंट कि हम ये संतुलित समीकरण लिखा करते हैं और इसमें जो है अणुओं की संख्या 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, तो पूर्णांक में आएगी। तो इसका मतलब है अणुसंख्यता सदैव क्या होती है? पूर्णांक में होती है। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पूर्णांक में होगी। ठीक है बच्चों, अब छठा पॉइंट देखो। छठा पॉइंट क्या है कि जो आपके पास अणुसंख्यता होती है उससे अभिक्रिया की क्रियाविधि नहीं ज्ञात की जा सकती। अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात नहीं की जा सकती। अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई पता नहीं लगता कि किस प्रकार से होगी अभिक्रिया। लेकिन आपने यहां पर जो है अभिक्रिया की क्रियाविधि इससे ज्ञात नहीं कर सकते। और सातवां पॉइंट देखो क्या है। सातवां पॉइंट ये है कि जो अणुसंख्यता होती है वो सिर्फ अणुओं की संख्या को बताता है, उससे अणुओं की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है कि सांद्रता कितनी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ सदैव जो है वो अणुओं की संख्या को बताता है, संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता पर नहीं, सिर्फ संख्या पर निर्भर करती है अणुसंख्यता। तो ये बात होगी अणुसंख्यता के बारे में। चलिए बच्चों, एक जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट जो 12th के अंदर क्वेश्चन आता होता है, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, क्या कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि में अंतर लिखो। अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि में अंतर लिखो। तो मैंने ये जो अणुसंख्यता के पॉइंट लिख दिए वो समझ में आ गई, परिभाषा हो गया। फिर ये हमेशा क्या होगा? ये सैद्धांतिक मान होता है। और अणुओं की अणुसंख्यता कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। इसका मान पूर्णांक में ही होगा, 1, 2, 3 हमेशा पूर्णांक में ही होगा। ठीक है, और अधिकतम कितना होगा? अधिकतम जो है वो 3 ही हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है और एक पद में क्रियाकारक अधिकतम 3 ही टकरा सकते हैं, क्योंकि अक्ष 3 ही होते हैं, एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं ना। तो 3 अक्षों पर क्रियाकारक गति करते हुए आएंगे और टकराएंगे तो अधिकतम 3 अणु ही एक साथ टकरा सकते हैं। इसलिए जो है आणविकता अधिकतम 3 ही होती है।
ठीक है, तो आणविकता एक पूर्णांक में होगी, 1 2 3, और अधिकतम कितनी होगी, 3 ही होगी। इसी प्रकार अभिक्रिया की क्रिया विधि इससे ज्ञात नहीं होती, इससे सिर्फ संख्या का पता लगता है, क्रिया विधि से इसका कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। हम तो सिर्फ अणुओं की संख्या देखते हैं। हमने ये देखा कि H2 1 है, I2 1 है, तो अणु संख्या 2 हो गई। हमने ये नहीं देखा कि H2 की सांद्रता कितनी है, I2 की सांद्रता कितनी है, या इसकी सांद्रता बदलने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा हम कुछ नहीं देखते। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ संख्या पर निर्भर करती है। तो ये बात हुई बच्चों अणु संख्याता की। चलिए अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो 12th बोर्ड में अक्सर पूछा गया है। आप पुराना पेपर देख लें कि अणु संख्याता व अभिक्रिया कोटि में अंतर लिखो। अभिक्रिया कोटि में अंतर लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप देखिए बच्चों कि आपने यहां पर लिखा अणु संख्याता, यहां पर लिखा अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि। एक बात मैं आपको क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका बता दूं बच्चों, अगर आपके पास 12th बोर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अंतर बताने हो, तो उसमें कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे ये सारा ऐसे ऐसे करके लिख दो और नीचे अणु संख्याता लिख दो और नीचे अभिक्रिया कोटि लिख दो, ऐसा नहीं करना। हमेशा अंतर बीच में लाइन लगा करके इधर और इधर करके लिखना है, कभी भी अलग अलग अंतर नहीं लिखने, उसके नंबर घटते हैं, ठीक है। तो आपको अंतर जब लिखना होगा तो दोनों बराबर ऐसे लिख करके बीच में लाइन लगा करके दोनों के अंतर लिखने हैं। इसकी परिभाषा लिखी है तो इसकी भी परिभाषा लिखी जाएगी। क्या परिभाषा लिखेंगे अपने? अभिक्रिया कोटि की क्या परिभाषा होती है कि चाहे तो आप यूं लिख दो कि वेग व्यंजक में लगे क्रियाकारकों की सांद्रताओं पर लगे घातांकों का योग अभिक्रिया कोटि होती है, या आपने यूं कहेंगे कि किसी अभिक्रिया में, या आपने यूं कहेंगे कि उन क्रियाकारक परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को अभिक्रिया कोटि कहते हैं, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तन होता है। मापने योग्य परिवर्तन होता है, ठीक है, कि ऐसा परिवर्तन हो जिसे हम माप सके। तो उन क्रियाकारक परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को अभिक्रिया कोटि कहते हैं जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तन होता है। तो ये अभिक्रिया कोटि की परिभाषा हो गई। इधर आणविकता की परिभाषा होगी। फिर ये देखो दूसरा पॉइंट, हमने यहां पर क्या लिखा कि इसका मान सैद्धांतिक होता है, तो इसका मान अभिक्रिया कोटि का मान क्या होता है बच्चों? प्रायोगिक मान होता है। आपने कल किया भी था, प्रायोगिक मान होता है। कल आपने किया था कि प्रायोगिक मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट कि अणु संख्याता कभी भी शून्य नहीं होती। ये शून्य हो सकती है, ये शून्य हो सकती है। आपने कल देखा था कि शून्य भी होती है अभिक्रिया कोटि। वह अभिक्रिया जिसके अंदर अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उस अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य होती है। चलिए चौथा जो है वो क्या था बच्चों कि अणु संख्याता सदैव धनात्मक होती है, लेकिन नहीं, अभिक्रिया कोटि तो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। धनात्मक व ऋणात्मक जो है वो ऋणात्मक दोनों हो सकती है। कल मैंने एग्जाम्पल भी करवाए थे, परसों भी एग्जाम्पल कराए थे, धनात्मक ऋणात्मक की बातें मैंने करवाई थी। चलिए ये सदैव पूर्णांक में होती है। अभिक्रिया अणु संख्याता सदैव पूर्णांक में होती है, लेकिन अभिक्रिया कोटि पूर्णांक व भिन्न दोनों में हो सकती है। पूर्णांक व भिन्न दोनों में हो सकती है, ठीक है। मैंने जो है आपको अभिक्रिया कोटि पहले करवा रखी है, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं समझा रहा हूं। ये सब मैंने बातें करवा रखी है बच्चों। चलिए इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात नहीं की जा सकती अणु संख्याता से, लेकिन अभिक्रिया कोटि से क्रिया विधि ज्ञात की जा सकती है। अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात की जा सकती
है। सीबीएसई के एनसीईआरटी के पुराने सिलेबस में ये चीजें थी कि अभिक्रिया कोटि के आधार पर क्रिया विधि ज्ञात करते थे। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात करते थे, एग्जाम्पल था। लेकिन अब सिलेबस में ये क्रिया विधि वाला टॉपिक काट दिया बच्चों। ठीक है, तो आप सिर्फ याद कर रहे हैं कि अभिक्रिया कोटि से क्रिया विधि ज्ञात की जा सकती है सीबीएसई में, और आरबीएसई में तो ये बात है ही नहीं क्रिया विधि ज्ञात करने वाली। ठीक है, कि क्रिया विधि ज्ञात की जा सकती है अभिक्रिया कोटि से, लेकिन अणु संख्याता से क्रिया विधि ज्ञात नहीं की जा सकती। सातवां पॉइंट, ये सिर्फ अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ये अणुओं की संख्या के साथ साथ सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता पर भी निर्भर करता है। आप देखो, कल आप कर रहे थे ना, सांद्रता बदल रहे थे, अभिक्रिया वेग बदल रहा था, नहीं बदल रहा था, तो सांद्रता के आधार पर अभिक्रिया कोटि निर्भर करती थी। तो ये किस पर निर्भर करती है? सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया कोटि क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, और अणु संख्याता क्रिया कारकों के सिर्फ अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करती है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ बच्चों, अणु संख्याता और अभिक्रिया कोटि में अंतर। इसको साफ साफ लिख लेना। कोई अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आए तो वो मैंने जो बोला है मेरी आवाज पर पूरा ध्यान रखना बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, बाय।